एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के सिलेक्शन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस है वो हम सब कर चुके हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया था, जो कि हमारी एमएम थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर किसी वजह से लिंक नहीं मिल पाता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ के लिंक नहीं डाल पाती हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी। तो डिविडेंड पॉलिसी वाला जो प्लेलिस्ट है आप वो देखिए, वहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, 1 2 3 4 सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जो कि हमारी वॉल्टर की थ्योरी पे बेस्ड थे, और कुछ क्वेश्चन हमारे गॉर्डन मॉडल के ऊपर थे। ठीक है, तो ये दोनों तो हम कर ही चुके हैं। और अब हमारा चल रहा है एमएम थ्योरी। तो एमएम थ्योरी में भी क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हम कर चुके थे, इसके 2 पार्ट है। आज हम बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ही है, इसका बी पार्ट देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस में बस एक छोटी सी नई चीज़ है जो इंट्रोड्यूस हुई है, और उसको देखना हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ टेक्सटाइल कंपनी। टेक्सटाइल क्या होता है? जो कपड़ों वगैरह की मिल काम होता है ना, वहाँ मिले वगैरह, उसको बोलता है टेक्सटाइल कंपनी। A textile company belongs to a risk class for which the appropriate PE ratio, ये PE ratio यहाँ पे गिवन है, जो कि अभी तक लास्ट क्वेश्चन में हमें देखने को नहीं मिला था। यही वो नई चीज़ है जो मैं आपसे बोल रही थी। ठीक है, तो PE रेशियो गिवन है ₹10 गिवन है। ये PE रेशियो इज 10, सॉरी। इट करंटली हैज़ 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी कि जो अभी शेयर एक्सटेंडिंग है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर जो है वो चल रहा है मार्केट में, वो कितना है? 50,000। और क्या प्राइस है? 100 ईच। अब ये 100 ईच ये हो जाएगा हमारा P0। ठीक है, ये मिल गया हमें हमारा P0। प्राइस जो है उसका 100 है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हमसे कह रहा है, द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ ₹6 जो है उसका डिविडेंड है एट द एंड ऑफ द करंट फिजिकल ईयर, जो कि वो लास्ट में देते हैं, विच हैज स्टार्टेड। Given the assumption there कि given the assumption of Modigliani and Miller, answer the following questions। देखो आपको ना इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, नेक्स्ट पेज से है वो, ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या है। सारे क्वेश्चंस वही है, कोई अच्छा ऐसा नहीं है कुछ आपसे अलग से पूछ लिया। वट विल बी द प्राइस ऑफ अ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर, वही प्राइस पूछ रहा है। P0 पूछ रहा है, सॉरी P1 पूछ रहा है। कब? अगर हम डिविडेंड देते हैं तब, और डिविडेंड अगर नहीं देते तो भी। डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, दोनों केस पूछ रहे हैं, वही जो हमने लास्ट टाइम किया था। बी पॉइंट है, एज्यूमिंग दैट द फर्म पेज अ डिविडेंड। एज्यूम करना है कि फर्म कितना डिविडेंड देती है, मतलब डिविडेंड देती है, और नेट इनकम वो इतना करता है, और उसके बाद उसका जो इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है वो इतने का है। और हाउ मैनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशू, कितने शेयर से इशू करने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, डेल्टा एन, है ना। सी पॉइंट में क्या रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ फर्म। फर्म की वैल्यू क्या होगी इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर। फर्म का वैल्यू बताना है आपको, जो हमने लास्ट स्टेप किया था, स्टेप नंबर 4, कि फर्म का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाकर, है ना। तो डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, और डिक्लेयर नहीं करते तो भी क्या होगा। दोनों केस आपको साथ बाय साइड लेके चलना है, अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो भी, नहीं डिक्लेयर करते हैं तो भी। तो यही सेम वही है सब कुछ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, और जिस तरीके से हमने पहले किया था ना, सेम वैसे करना है। 5 का बी पार्ट, हमारा जो फॉर्मूला था, हमारा क्या फॉर्मूला था? हमारा फॉर्मूला था P0। यहाँ पे मैंने लिखा था 1, आप चाहो तो लिख सकते हो, D1 + P1 1 + K, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला है इसी को हमें लेके चलना है। पहला स्टेप हमारा क्या था? स्टेप 1 करते हैं, बस हमें अपने स्टेप को फॉलो करना है, और आपको सारे तीनों क्वेश्चंस के निकल जाएंगे आंसर। पहले मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रही हूँ। किसका वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहे हैं? व्हेन डिविडेंड आर पेड। पहले हम डिविडेंड पेड वाला केस करते हैं, व्हेन डिविडेंड आर पेड। अगर हम डिविडेंड पेड करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, हम क्या निकालते थे? अपना प्राइस निकालते थे P0, वो जो कि हमें बुक में गिवन है ₹100, तो नहीं निकालना। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था ए पार्ट में कि वो प्राइस निकालो जो कि कैपिटल गेन के बाद मिलेगा, मतलब P1 निकालो। तो P1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसी से ड्राइव कर सकते हो, बना सकते हो। और वो बन के क्या बनेगा, वो क्या आएगा ड्राइव होकर, ये फॉर्मूला आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे P1 निकालना है, P0 आपको गिवन है 101 प्लस कॉस्ट आपको गिवन है या नहीं, देखो KE लिखा हुआ है, तो KE कैसा आएगा, और डिविडेंड हम यहाँ पे दे रहे हैं तो डिविडेंड 6 है, तो मैं यहाँ 6 लिखती हूँ। देखो आपने बुक में देखा था PE रेशियो आपको गिवन था ठीक है। अगर ये PE रेशियो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जो PE रेशियो होता है ना, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, ये होता है। तो PE रेशियो अगर आपको 10 गिवन है, अर्निंग पर शेयर आपको पता है 100 है, तो आप इस तरीके से अपना EPS निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, हम EPS निकाल सकते हैं इससे। अर्निंग पर शेयर वो आ जाएगा हमारा 10, अगर आप इसको क्रॉस करके करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कभी कभी क्या होता है हमें P0 गिवन नहीं होता, तो P0 को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि EPS अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई PE रेशियो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक बुक में दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, वो मैं आपको शो कर रही हूँ, मेरे पास DK गोल्ड का बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको अर्निंग पर शेयर और PE रेशियो, और यहाँ पे ना आपको वो नहीं बोला P0 कितना है, प्राइस कितना है। तो P0 निकालने के लिए फिर हमें ये सब डाटा चाहिए, तो P0 हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि EPS अगर मल्टीप्लाई कर देंगे PE से तो हमारा P0 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से P0 निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट हमारा यहाँ पे भी 0.10 आएगा, क्योंकि कॉस्ट जो है हमारा क्या था फॉर्मूला, आपने पहले अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर किया था तो आपको याद होगा हम कॉस्ट इक्विटी कैसे निकालते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी उस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा 10 आएगा, तो हम यहाँ पे 10 को डेसिमल में लिखेंगे 0.10, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के आगे हमारा 0.10 KE। अब आप इसे सॉल्व कर दो, P1 इज इक्वल टू 100 का करोगे 100 ही आएगा, 100 का 10 से करोगे तो 10.10 से करोगे 10 हो जाएगा, और -6 करोगे तो 110, 110 में से 6 घटा दो तो ये आ गया 104। जब हम डिविडेंड देते हैं, मैं ये तब का कर रही हूँ कि अगर हम डिविडेंड देते हैं तो हमारा जो मार्केट प्राइस है वो कितना आता है, 104 आता है, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही इसका स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में सेम वही, जो भी फंड हमें रेस्ट करना है, फंड जो भी हमें फंड रेस्ट करना है उसको न्यू शेयर जारी करके करना है। वो तो कितना करना है, पहले वो फंड का पता लगाना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम वैसे ही करना है। फंड्स टू बी रेस्ड, जो फंड है वो रेस्ड होगा, कैसे रेस्ड होगा, फ्रॉम न्यू शेयर्स, नए शेयर्स जारी करके, आफ्टर फुल्ली यूटिलाइजिंग द रिटेन अर्निंग, कि हमने अपनी रिटेन अर्निंग को फुल्ली यूटिलाइज करा है, और उसके बाद जो हमें फंड की नीड है वो हम लेंगे अब नए शेयर जारी करके। तो कितना फंड लेंगे, डेल्टा NP1 बोलते हैं इसे। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, I इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे उसमें से E अर्निंग हमारा है, और ND1 जो डिविडेंड आप देते हो ना उसको बोल रहा है ये। तो यहाँ पे तो ये तो सेम ही रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टमेंट देखो, अब देखो इन्वेस्टमेंट जो है ना हमें सेकेंड पॉइंट में बता रखा था। मैं आपको एक बार बुक शो करती हूँ, बुक में जो क्वेश्चन है ना, देखो पहला पॉइंट हमें ए जो पॉइंट है उसमें कहा था कि प्राइस बताओ, यानी कि P1 निकालो। तो हमने तो अभी डिविडेंड नॉट डिक्लेयर पूछ रहा है हमसे, और डिविडेंड डिक्लेयर का, तो अभी हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया, और वो कितना आ रहा है हमारा 104। देखो अगर आप आंसर देखोगे तो 104 हमारा आ गया है, ठीक है। डिविडेंड नॉट डिक्लेयर मैं अभी निकालूंगी जब डिविडेंड नॉट डिक्लेयर वाला केस करूंगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या रहा है, एज्यूमिंग दैट द फर्म पे डिविडेंड, एज्यूम करो कि फर्म डिविडेंड देती है, वही अभी हम कर रहे हैं। हैज उसकी नेट इनकम 5 लाख है और वो नई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कितने की, 10 लाख की, ठीक है। तो बताओ उसे कितने शेयर इशू करने होंगे, यही वाला केस जो हम कर रहे हैं ना स्टेप 2 में, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी को फॉलो करना है। तो इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा हमारा, इन्वेस्टमेंट आएगा 10 लाख का, ये रहा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 10 लाख का, अर्निंग है हमारी 5 लाख की, और अब इसमें से माइनस करेंगे डिविडेंड। अब डिविडेंड हम दे रहे हैं ना, कितना डिविडेंड दे रहे हैं हम, 6 रुपीज दे रहे हैं, और कितने शेयर है हमारे मार्केट में जो घूम रहे हैं वो है हमारे 50,000 शेयर, ठीक है। ये आ जाएगा फिर 3 लाख। अब हम इसे माइनस करके सॉल्व कर देंगे, ये तो 10 का 10 ऐसे ही रहेगा, 5 में 3 गया बचा 2, और आप माइनस कर दो तो ये कितना आ गया हमारे पास 8 लाख।
ठीक है, ये हो गया हमारा 8 लाख। इसका मतलब हमें 8 लाख रुपयों की जरूरत है। अभी कितना फंड की जरूरत है? 8 लाख की, जिसको हम शेयर जारी करके लेंगे। तो कितना शेयर्स हम जारी करें? नंबर ऑफ शेयर्स पूछना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स स्टेप 3 में निकलता है और जिसको हम डेल्टा एन बोलते हैं। देखो एन नंबर ऑफ शेयर है और डेल्टा एन लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने और एडिशनल शेयर्स हमें चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे इस बात को लिखेंगे, नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स, एडिशनल शेयर्स टू बी इशू, ऐसे लिखते हैं, एडिशनल शेयर टू बी इशूज, वो एडिशनल शेयर जो हम इशू करेंगे। तो कितने इशू करेंगे कैसे बताएंगे? जो भी हमारे फंड हमें चाहिए, 8 लाख का फंड चाहिए। और कितना है हमारा प्राइस? अभी हमने निकाला था ना 104, इससे डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि जो आप डिवाइड करोगे उतने शेयर्स हमें इशू करने हैं अभी। तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 8 लाख डिवाइड बाय 104, ये रहा 104 डिवाइड करा, ये आ गया देखो 7692.30, 7692.31 ले लेती हूँ मैं। 31 क्यों ले लिया? अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे, अगर तीसरी डिजिट हमारी 5 या 5 से बड़ी होती है, जो कि है 7 है, तो 1 जोड़ देंगे। तो मैंने इसलिए 31 ले लिया। ये हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 पे आ जाओ। स्टेप 4 में नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। ये है हमारा यहाँ पे स्टेप 4। स्टेप 4 बिल्कुल फाइनल है स्टेप हमारा, जिसमें हम क्या दिखाते हैं कि हमारे फर्म का वैल्यू क्या है। वैल्यू वही जो वैल्यू पूछ रहा था, वो वैल्यू ऑफ अ फर्म, ठीक है। ये फर्म का वैल्यू दिखाना, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, एन पी नॉट से। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले फॉर्मूला लिखेंगे एन प्लस डेल्टा एन, एन नंबर ऑफ शेयर्स, डेल्टा एन, एन आपको गिवन है बुक में, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, डेल्टा एन जो अभी आपने कैलकुलेट करा, कितने शेयर्स जो अभी हमने निकाला, ठीक है। डेल्टा एन मल्टीप्लाई करते हैं इसके किससे? P1 से। P1 हमारा 104 है, माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट, वो भी आपको बुक में गिवन है 10 लाख की, प्लस करेंगे इसमें अर्निंग, वो भी आपको बुक में गिवन है 5 लाख, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? 1 प्लस के, इसे डिवाइड कर देंगे। अभी सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। ये देखो हमने सारी वैल्यूज को पुट कर लिया है, सेम जैसे पहले किया था। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करा, 104 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिलेगा 60 लाख, और बाकी सब एज इट इज। तो हम इसे माइनस कर देंगे, 10 लाख में से माइनस करो और फिर 5 लाख ऐड करो और डिवाइड कर दो 1.10 से। अगर आप 1.10 से डिवाइड करते हो तो ये आपको मिलेगा 50 लाख। तो हमारी फर्म का यानी कि वैल्यू कितना आया है? 50 लाख, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये हमने अभी वो वाला किया जिसमें हमें कहता था कि डिविडेंड आप पेड करते हो। तो डिविडेंड अगर हम पेड करते हैं, ये उसके बिहाफ पे क्वेश्चन किया है हमने, ठीक है। अभी इसका एक केस और करना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो क्या होता है। देखो अगर आप बुक की तरफ चलो तो बुक में से हम ये जो फर्स्ट का ए पार्ट है, इसका ये वाला हिस्सा कर चुके हैं, डिविडेंड इज पेड वाला। एज्यूमिंग द फर्म डिविडेंड वो इतना देती है, तो आप बताओ कि वो इतना अर्न करती है, कितना शेयर इशू करेंगे, वो भी मैं करा चुकी हूँ, मैंने बताया, बी पार्ट हो चुका है। बट विल द वैल्यू ऑफ द फर्म की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, लेकिन एक केस की, डिविडेंड डिक्लेयर वाले की। अब डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर लेके चलेंगे, जिसमें हमें दोनों अपने आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, पूरा सम्स आपको दोबारा ही करना है, ये नहीं कि हमसे जो जो पूछा है वो हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें स्टेप आगे बढ़ नहीं पाओगे। जैसे आप सोचो हमें वैल्यू ऑफ फर्म पूछा है, तो कैसे करोगे? जब तक वैल्यू ऑफ फर्म कैसे नहीं कर पाओगे? जब तक डेल्टा एन नहीं पता होगा। डेल्टा एन कैसे पता चलेगा? जब स्टेप 1 और स्टेप 2 को दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो पूरा ही दोबारा करना है, ठीक है। तो अब करेंगे स्टेप 1 अगेन, वो भी कौन सा? जब हम डिविडेंड नहीं देते हैं, वो फटाफट हो जाएगा। डिविडेंड की जगह आपको बस 0 लिख देना है, क्योंकि आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो। यहाँ पे सेम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हम क्या करेंगे? जब हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, वो वाला केस कर रहे हैं, तो पहले मैं यहाँ लिखूंगी वैल्यू ऑफ अ फर्म। अब हम फर्म का वैल्यू बताएंगे, वैल्यू ऑफ अ फर्म कब? जो हम डिविडेंड नहीं देते, तो व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड, ठीक है। अब इसमें पहले स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या था कि हमें अपना प्राइस बताना है। देखो आपको यहाँ पे P1 ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कह रहा था ना ए पार्ट में
देखो पी नोट तो आपको गिवन है ऑलरेडी, 100 बुक में दिया हुआ है वो तो 100 रुपीज़। तो P1 हमें कैलकुलेट करना है, तो P1 करेंगे। और वो ए पार्ट में भी हमसे पूछ रहा था कि आप प्राइस बताओ, मार्केट प्राइस जो होगा डिविडेंड डिक्लेयर में भी और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर में भी, ठीक है। तो P1 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे P नॉट। फॉर्मूला आप लिखना है, जितना आप लिख सकते हो आपको लर्न हो जाएगा। P नोट आपको 100 गिवन है, 1 प्लस कॉस्ट आपका 0.10 रहेगा, 10% है। तो डेसिमल में लिखेंगे, डिविडेंड आप नहीं देते हो तो 0 लिखना है अब आपको, ठीक है। और ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 110। समझ गए? हो गया, ठीक है। ये तो हो भी गया। लो अब स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 है हमारा, वो हमारा बताता है कि कितना फंड्स हमें रेज करने की जरूरत है। फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम अ न्यू शेयर्स आफ्टर fully utilizing the retained earning। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला था, डेल्टा एन P1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट हम जो हमारा नया फंड है ना उसको इस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला था I माइनस ई से अर्निंग है और डिविडेंड, आई से इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारा वही सेम 10 लाख का रहेगा, अर्निंग वही सेम 5 लाख का रहेगा आपका। डिविडेंड आप दे नहीं रहे हो तो इसलिए 0 लिखा है। अब आप इसे सिंपली सॉल्व कर दो, 10 में से 5 गया, 5 बच गया। ये तो आ गया हमारा 5 लाख, यानी कि इतना फंड है जो कि हमें चाहिए। अब स्टेप 3 पे चलेंगे। स्टेप 3 में क्या है, सिंपल है स्टेप 3। तो उसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है इन दोनों को। 110 जो निकाला इसको आपस में डिवाइड कर देना। इससे आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ एडिशनल्स, नंबर ऑफ एडिशनल शेयर टू बी इशू, जो इशू करने हैं उनको बताना है। तो इनको डिवाइड कर दो। कितना फंड चाहिए आपको, 5 लाख फंड चाहिए। डिवाइड किससे करना है, 110 से। 0 से 0 कैंसिल, ये जितना भी आएगा उतने आपको शेयर्स चाहिए, ठीक है। ये आएगा 4545.45, ठीक है। तो पॉइंट की बार हमारी डिजिट 5 या 5 से बड़ी नहीं थी तो मैंने 4-5 तक ही लिया है। अब स्टेप 4 पे मूव करते हैं। स्टेप 4 में हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना होता है, जैसा अभी तक हमने करा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 4 वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म का वैल्यू निकालेंगे। और वो कैसे निकालते हैं हम, जैसे हमने सेम पहले किया था ना, ऐसे सेम करना है। पहले मैं ये नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ स्टेप 4। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 4 और यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म का वैल्यू कैसे निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला था एन ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लॉज P1 माइनस I प्लस ई, डिवाइड करेंगे 1 प्लस KE से। अब आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंपल बिल्कुल पुट कर दो वैल्यू। एन कितना है आपका, एन मतलब होता है हमारा जो हमें शेयर्स गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स, वो बुक में ही आपको गिवन थे 50,000 प्लस डेल्टा एन जो भी आपने निकाला वो कितना आया था 4545.45। P1 से मल्टीप्लाई करना है। P1 अब की बार 110 है, माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10 लाख और फिर प्लस करेंगे इसमें हम 5 लाख। अब पूरे को इसको डिवाइड कर देना है हमें 1 प्लस 0.10। अब इसे सॉल्व करो। देखो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 110 से, तो ये आपका 60 लाख आएगा। अब 60 लाख कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। देखो 50,000 प्लस करना है आपको 4545.45, मल्टीप्लाई करो 110 से, तो ये आपका ये आता है। देखो 59 लाख इस तरीके से आता है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया पॉइंट के बाद अगर हमारी 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती है इसमें एक जोड़ दोगे, एक अगर जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, पूरा 60 लाख बन जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। 60 लाख आ गया। अब वही सेम आपको पता है फर्म का वैल्यू ऑफ सेम ही आएगा, पता है ना, क्योंकि हमारी थ्योरी यही कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जादू कि हमारी जो फर्म का वैल्यू है वो कुछ भी कर लो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये मैंने क्या लिख दिया 1.10 से, ठीक है।
अब इसे आप माइनस करो, प्लस कर दो, फिर डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे आपका फॉर्म का वैल्यू आ रहा है 50 लाख। सेम वही आएगा, ठीक है। देखो सेम जब डाटा पूरा आ गया तो सेम ये भी आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका पूरा कंप्लीट हो गया स्टेप 4। तो ये था हमारा स्टेप 4। और आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हमें क्लियर शो हो रहा है कि कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। बाकी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था ऐसा, क्वेश्चन हमसे जो जो पूछ रहा था हम उसको अलग से लिखेंगे, मार्क करेंगे, क्योंकि पूरा हमने क्वेश्चन करके दिखाया है यहाँ पे दोनों केस का। लेकिन क्वेश्चंस जो स्पेसिफिक बातें हमसे पूछी थी ना उसको अलग से लिखेंगे हम, ठीक है। इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे हमसे पूछा था कि प्राइस क्या होगा, P1 क्या होगा अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो भी और नहीं करते हो तो भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या पूछा था, द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर। तो लिखेंगे द, ए पार्ट हेडिंग डालेंगे, द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ अ ईयर। प्राइस क्या होगा अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, यानी कि P1 एक बार तो हमारा 110 आया था और एक बार P1 हमारा आया था 104। ये 104 जब आया था जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ लिख देंगे, और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर अगर हम डिविडेंड नॉट डिक्लेयर मतलब डिविडेंड नहीं देते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। ये हमने कैसे निकाला था, स्टेप 1 से निकाला था। दोनों क्वेश्चन में स्टेप 1 में ये तो निकल कर आता है। ओके, अब आगे बी पॉइंट में हमसे क्या कह रहा था, एज्यूमिंग दैट द फर्म पे डिविडेंड, और नेट इनकम बता रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ कि कितने शेयर्स उसे इशू करना है। तो ये भी मैंने आपको कराया था, जब हम डिविडेंड पे करते हैं तब की पूछ रहा है हमसे। तो कितने शेयर्स इशू करेंगे हम, ये लगभग हमारा आया था, ये आया था, एक सेकेंड, हाँ ये आया था हमारा 7692.31 शेयर्स, ठीक है। इतने शेयर्स हम इशू करेंगे। सी पॉइंट में कह रहा था, ये हमारा स्टेप 3 से निकला था, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है वैल्यू ऑफ द फर्म बताना है, बट विद द वैल्यू ऑफ द फर्म इफ डिविडेंड्स डिक्लेयर और नॉट डिक्लेयर। फर्म का वैल्यू कैसा रहा है भैया, सेम ही रहा है। तो लिखेंगे वैल्यू फॉर फर्म इज कितना रहा था, 50 लाख रहा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों में सेम रहा है, तो इस बात को अब आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर, यहाँ हम ये बात लिखेंगे कि दस इट इज क्लियर दैट द वेदर द डिविडेंड आर पेड और नॉट द वैल्यू फॉर फर्म रिमेन सेम। जो फर्म का वैल्यू है वो सेम रहता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आपसे आंसर पूछ रहा था, वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए हैं, और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको मिल पाएंगे, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और कोशिश करिएगा हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते चलें और लिखें। बच्चे क्या करते हैं, लिखने में बहुत कंजूसी करते हैं, फिर टीचर मार्क्स देने में कंजूसी करेंगे, है ना। तो इसलिए लिखो अच्छे से, दिल खोल के, खुशी से। जितना आप अच्छे से लिख के करोगे ना उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। कैलकुलेशन हर कोई कर सकता है, कैलकुलेटर पे करनी होती है, सब निकाल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट किस तरीके से करते हो आप, वो आपको अच्छे से देख के लिखना है, समझ के लिखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पूरा कंप्लीट हो गया, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको उसकी क्रिटिसिज्म पॉइंट्स भी कराऊंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।